So, hello everyone, welcome to my channel. So, let's start our video. ठीक है. सो हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं जो कि 31 दिसंबर 2025 को कंडक्ट हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं. और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दे रखे हैं इन डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स लाइक बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीसीए. ठीक है, और हमको इसके साथ ईयर भी गिवन है. ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. इन विच ईयर द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इन अ बीए प्रोग्राम टू दोज इन ऑल द प्रोग्राम्स इज लोवेस्ट. ठीक है, हमको बताना है कि जो रेशियो है किसका, एडमिटेड स्टूडेंट्स इन बीए प्रोग्राम का, उनके साथ, किनके साथ, ऑल जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ. ठीक है, बचे हुए, और इनमें से कौन सा लोवेस्ट होगा, कौन से ईयर में लोवेस्ट हुआ है. ठीक है, सो सॉल्यूशन देखते हैं. सो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2021 की, तो बीए का कितना है 150, और हम अगर टोटल की बात करें तो इंक्लूडिंग बीए भी आ जाएगा उसमें, लाइक 150, 25, 50, 45, 75. ठीक है, और ये सारे हम इसमें टोटल करेंगे तो 345 आ जाएगा, एंड सो ऑन. अगर आप देखें तो बीए के फिर 225 है, और फिर 40, 45, 62, 70 और 442 है ना. सो इस टाइप से अगर हम इसका सब टोटलिंग कर लेंगे, और ये हमको आगे भी फर्दर काम आएंगे. ठीक है, सो फॉर्मूला यूज करेंगे, रेशियो इज इक्वल टू बीए डिवाइडेड बाय टोटल. क्यों? क्योंकि बीए प्रोग्राम टू दोज ऑल प्रोग्राम, तो टोटल है ना. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बीए का कितना है 150 डिवाइडेड बाय 345, तो कितना आया 0.4. बीए डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 442 इज इक्वल टू 0.4, 0.509. ठीक है, सो अगर हम इन सब में से देखेंगे तो रेशियो सबसे कम किसका, ऑब्वियस सी बात है 2021 का, क्योंकि 0.4 है. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year the number of students have a double with reference to the previous year in a particular program? So firstly मैं आपको समझा दूं कि अगर हम जब भी रेफरेंस में बात करते हैं या किसी चीज़ की, तो करंट सिचुएशन के अंदर हम उसको मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, अगर वो एक में डबल बोल रहा है तो हम नेक्स्ट साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सिचुएशन बैलेंस हो जाए. आइए अच्छे से समझते हैं. तो देखो, हमने सबसे पहले टेबल के अकॉर्डिंग देखा कि बीए, बीएससी, बीबीए ये सब हमने लिख लिया है ना, जो हमको ऑलरेडी दे रखे गिवन है. फॉर्मूला हम यूज करेंगे. डबल कंडीशन कैसे वर्क करती, करंट ईयर है ना, तो उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव अ डबल विथ रेफरेंस टू दी प्रीवियस ईयर. तो यहाँ पर करंट में उसने डबल बोला है, तो हमको मैनेज करना है, तो हम 2 में प्रीवियस ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ना देखते हैं कि बीए, तो बीए के प्रोग्राम में अगर मैं 2021 की बात करूँ तो इसके रेफरेंस में मेरे को प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 लेना पड़ेगा, जो कि गिवन नहीं है. सो मैं डायरेक्टली 2022 से स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है, तो 225 इज विद रेफरेंस किसका लेंगे हम, बीए का, यानी कि 150 है ना. तो ये इसका मतलब डबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. 25 का डबल क्या होता है 50 होता है, यहाँ पर क्या दे रखा 40, एंड सो ऑन. अगर आप आगे भी मैच करेंगे आपको नहीं मिलेगा. और जैसे ही हम 2023 और 22 को देखते हैं रेफरेंस में, है ना, तो 225 का एग्जैक्टली डबल क्या है 450, जो कि करेक्ट है ना. तो इसीलिए हम आगे फर्दर चेक नहीं करेंगे और हमारा यही आंसर निकल जाएगा 2000. इसीलिए उसने यहीं पे सॉल्यूशन दिया, क्योंकि आप एक लाइन चेक करोगे और सेकंड लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year the ratio of admitted students to its previous year admitted student is highest? ठीक है, तो हमको बताया ना रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट और प्रीवियस एडमिटेड, तो हमको सभी का देखना पड़ेगा. मतलब हमको सभी इन द सेंस कि इन चारों ईयर्स का देखना है, अदरवाइज 2021 का हमको नहीं देखना है. क्यों? क्योंकि अगर 21 का वो बोलता तो फिर प्रीवियस ईयर के लिए हमको उसका 2020 लेना पड़ता है, इसीलिए उसने 4 ही ईयर्स का दिए. सॉल्यूशन देख लेते हैं. हमको टोटल स्टूडेंट ईच ईयर निकाल लिया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमको उसी की नीड होगी यहाँ पर. फॉर्मूला हम यूज करेंगे करंट ईयर है ना, जो इसने बोला है करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर है ना, और हमको हाईएस्ट निकालना है. ठीक है, सो 2021 किसके रेफरेंस में लेंगे हम 442 डिवाइडेड बाय 345. ठीक है, इज इक्वल टू 1.28, सेम एज इट इज 708 डिवाइडेड बाय 442 एंड 1.6. इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, तो हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, है ना, ये दिख रहा है 1.6, जो किसके रेफरेंस में 2022 के. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2023, क्योंकि हमको करंट बताना है, करंट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
In how many years does the 50% of the total number of admitted students in a year is less than the number of students admitted in a BA program that year? So हमको बताना है कि कौन सा है 50% टोटल एडमिटेड स्टूडेंट इन ईयर कम होगा, लेस होगा द नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन बीए। हमको ऑल का भी निकालना और फिर बीए का देखना है कि कौन सा सबसे कम होगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल गया था हमने, वही नीड है यहाँ पर। और बीए जो ये वाले प्रोग्राम ये है ना, हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 50% इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल अपॉन 2। यानी कि अगर हम किसी चीज का 50% निकालते हैं तो ऑब्वियस ही बात है डिवाइडेड बाय 2 जरूर करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 345 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 172, विच इज ग्रेटर देन 150 है ना। इस प्रोग्राम से अगर मैं 2022 की बात करूं तो इसको अगर 442 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा 221, विच इज लेस देन 225। और हम सारे ही अगेन देखेंगे तो ये सब हमारे जो है वो लेस आएंगे, लेकिन अगर मैं 221 की बात करूँ तो वो मोर देन आएगा 150 है ना। मतलब जो उसने बीए प्रोग्राम में दिए उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं, बाकी सब कम आ रहे हैं और सिर्फ ये एक 2021 वाला एक्सेप्शन है जो कम आ रहा है, सॉरी ज़्यादा आ रहा है। तो कम कितने, 4 है, 4 ही कम आ रहे हैं ना। देखो 225 है ना, 221 इज लेस देन 225 एंड 354 इज लेस देन 450 एंड सो ऑन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 है ना, 4 ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which program has the second highest percentage increase from 2021 to 2025 in the number of admitted students? ठीक है, सो देखते हैं हम कि कौन सा जो हाईएस्ट परसेंटेज है बढ़ा है, देखते हैं कि 2021 से लेके 2025 तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखती हूँ तो हमको सबसे पहले क्या दे रखा है, बीए में तो 150 से 150 तक गया, 25 से 80 तक गया, 50 से 36 तक है ना, 45 से 132 तक एंड 75 से 74 तक। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इंक्रीज परसेंट अपॉन इनिशियल, क्योंकि हम जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालते तो विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग है ना, इनिशियली से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ बीए की तो 500 माइनस क्या हो जाएगा 150, जो कि हो जाएगा 350 है ना, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 233%। सेम यहाँ पर भी बीएससी में करेंगे। नाउ बीबीए के लिए क्यों हमने इग्नोर करा है, क्योंकि देखो अगर 36 में से 50 माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी और नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं होती है, सो इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, सेम बीकॉम के लिए निकाल देंगे। और डीसीए के लिए क्यों हमने इग्नोर किया, क्योंकि 74 माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस का 1, जो कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा, सो दैट्स वाई इसको इग्नोर करेंगे। सो पहला हमारा हाईएस्ट परसेंट क्या हो जाएगा 233 और सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा बीएससी का 220। दैट्स वाई अवर करेक्ट आंसर इज सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड बीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mental or psychological recasting of a message so that its meaning is in line with a person's beliefs and attitudes। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मतलब एक किसी भी व्यक्ति की मेंटल और साइकोलॉजिकल रिकास्टिंग है ना उसके मैसेज की, तो उसके पर्सन के बिलीव और एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, हम जानते हैं ये चीज। तो अगर मैं बात करूँ जो भी चीजें मेंटल और साइकोलॉजिकल, ये चीज माइंड से रिलेट करती है। और माइंड से रिलेट करना मतलब क्या, हम सिलेक्टिव परसेप्शन, मतलब कुछ हम जो भी ले रहे हैं है ना वो हम मतलब उससे रिलेट करेंगे, अपने माइंड से सोचेंगे। इसको हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं, किसी संदेश का मानसिक या मनोवैज्ञानिक पुनर्गठन, ताकि उसका अर्थ किसी व्यक्ति की मान्यता और उसके दृष्टिकोण के अनुरूप हो। तो जब भी हम हमारे माइंड, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करेगा ना, तो चयनात्मक धारणा है ना, हमारी जो धारणा है वो किससे रिलेटेड होगी, हमारे माइंड से या मानसिकता से। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि एजर्शन क्या हो जाएगा, एजर्शन रीजन अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूँ तो एजर्शन रेफरेंस टू कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट या फैक्ट और बिलीफ। ठीक है, लॉबिंग क्या होता है, एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग इन्फ्लुएंस डिसीजन मेड बाय किसके द्वारा, ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के द्वारा। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, थिंकिंग है ना या एनालाइजिंग एन आइडिया या सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a valid file format for images, so BMP, TIF, JPG और VAW, WAV है ना। तो इनमें से जो इमेजेस की फाइल फॉर्मेट क्या हो जाएंगे,
बीएमपी भी इमेजेस के लिए, टीआईएफ भी, जेपीजी भी। जबकि वेव जो है वो ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। इनकी फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं। वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट है ना, बीएमपी यानी बिटमैप, टीआईएफ यानी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, और जेपीजी क्या हो जाता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लिस्ट हमको दी हुई है, मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट नंबर 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, और हमको बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर 4 है, और इसका छोटा नंबर क्या है सबसे, इस वाली रो में 65 है। तो अगर मैं ए को सेकेंड से मैच करूँ तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आपको इस ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको डायरेक्टली देखना है, या हम बड़े नंबर से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि डी है 11 दे रखा है, इसका इसका 3, तो 1332 हो जाएगा, है ना। देखो इसमें अगर मैं इसको फर्स्ट से भी एनालाइज कर सकती थी कि 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है, 64। 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65। और सेम हम एज इट इज इसमें भी अप्लाई करें, देखो, है ना, n³ + 1 ये फॉर्मूला इसने यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको सारे निकाल के नहीं देखने, जबकि एक से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, द एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन, द नॉलेज कमीशन, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदाले कमीशन। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यूईसी, मतलब यूईसी जो है राधाकृष्ण कमीशन, ये किसने दिया था, यूजीसी, है ना। यूजीसी को बनाया था, किसने बनाया था, राधाकृष्ण कमीशन ने, यानी कि यूजीसी से पहले यूईसी था। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए और सी में से एक आंसर होगा, और अगर ए और सी में से आंसर होगा तो ए का थर्ड ऑलरेडी गिवन है ना। अब मैं अगर बात करूं तो डी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या हो जाता है, 12th क्लास, है ना, 12th क्लास का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल आपने सुना होगा, तो डी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर यहीं से निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करूँ तो नॉलेज कमीशन क्या हो जाता है, इस्टेब्लिशमेंट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि नॉलेज कमीशन यानी सिर्फ नॉलेज मिलना चाहिए हायर एजुकेशन के अंदर इंडिपेंडेंटली, है ना, ये इसके लिए बात करता है। और कोठारी कमीशन किसके लिए बात करता है, क्रिएशन फॉर इंडियन एजुकेशनल सर्विस के लिए, कि इंडिया में कैसी सर्विसेज हो एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AAA2 आर इनवैलिड कैटेगरियल सिलोजिज्म, और AAA2 कमिट्स द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस उलझ सकते हैं, इसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, AAA2 जो है वो इनवैलिड है, बिल्कुल ठीक है, ये इनवैलिड है, तो ए तो करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसने खुद ही नेगेटिव पॉइंट दे दिया है कि ये इनवैलिड है ना, और A2 commits the fallacy of exclusive premises, so that is also wrong, क्योंकि इस जब A2 इनवैलिड हो गया तो वो किसी एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस को फॉलो कैसे कर सकता है, कमिट कैसे कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, कॉन्ट्रापोजिटिव इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ विच कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। तो अगर मैं इस कॉन्ट्रापोजिटिव की बात करूं तो इन डिस्क्रीट मैथ्स कॉन्ट्रापोजिटिव क्या कहता है कि हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक्सचेंज इंटरचेंज करना है अपनी प्लेसेस से, और उसके आगे कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। ठीक है, समझते हैं कैसे, देखो, इंटरचेंजिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना, रिप्लेसिंग विद कॉम्प्लीमेंट्स, एस पी, ऑल एस पी, तो पी की जगह क्या आ जाएगा, एस, और एस की जगह आ जाएगा पी, है ना। ठीक है, और आगे दोनों के नॉन लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। सेम ओ के लिए भी हम वैलिड कर लेंगे, लेकिन आई और ई के लिए ये वैलिड नहीं है, दैट्स वाई हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब मैच द कॉलम दे रखा है, लिस्ट हमको दे रखी है, यहाँ पे मिशन दे रखे हैं लाइफ ऑब्जेक्टिव के और एक्शन उसके ऊपर लेने के लिए। तो देखो सबसे पहले एनर्जी सेव, ई वेस्ट रिड्यूस, हेल्थी लाइफ इंश्योरेंस अडॉप्टेड, और सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। तो एनर्जी सेव्ड किसके लिए हो सकता है, यूज ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन, स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन एट कम्युनिटी लेवल, यूज कारपूलिंग विद फ्रेंड्स ऑफ कलीग्स, एंड प्रेफर द क्लाउड स्टोरेज ओवर द पेन ड्राइव हार्ड। तो देखो ए एनर्जी सेव्ड मतलब क्या, कि कारपूलिंग करना है फ्रेंड्स के साथ, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, है ना, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नाउ बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्यों, क्योंकि ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या हो जाएगा, प्रेफर द क्लाउड स्टोरेज, हम पेन ड्राइव में डेटा सेव करने की वजह क्लाउड स्टोरेज पे करें। ठीक है, हेल्थी लाइफ इंश्योरेंस क्या बोलती है कि स्टार्ट द बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन ऑफ कम्युनिटी लेवल, और प्लास्टिक का रिड्यूस क्यों करेंगे, क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल कप का यूज करेंगे सैनिटरी नैपकिन की वजह। क्यों, क्योंकि
नैपकिन्स जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं ना, और प्लास्टिक इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा और ए का थर्ड। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज अन क्राइटेरियन एयर पॉल्यूटेंट एज वेल एज ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सा जो एयर पॉल्यूटेंट है वो ग्रीन हाउस गैस भी है? तो O3 यानी ओजोन 3। ओजोन 3 एक प्रकार का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ना, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, और ये एक प्रकार के VOC भी है जो सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। तो दो टाइप की हमारे पास टेस्टिंग होती है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग और नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, सो क्राइटेरियन टेस्टिंग क्या हो सकती है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग, बिल्कुल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्टिंग, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट इज अ प्रिंसिपल यूजेस आर मास्टरी टेस्ट्स, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो क्राइटेरियन होती है वो डोमेन रेफरेंस होती है, एक प्रकार का इसमें डोमेन बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव होती है, बिल्कुल ठीक है। और प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें कुछ उद्देश्य होता है हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल यूजेस इन मास्टर टेस्टर्स, बिल्कुल ठीक है। यूजफुल इन टेस्टिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में हम किसी ग्रुप में एक हर एक प्रत्येक लोगों को उसकी पोजीशन से रिलेट करते हैं, नहीं, ये हम नॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये जो इनने सिचुएशन दी है या ये जो सेंटेंस है, ये हमारा नॉर्म रेफरेंस बेस्ड टेस्टिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ठीक है, ऑल मेन आर पी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं अपन इतना पढ़ने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। सबसे बेस्ट है ए मतलब क्या, तीनों ऑल होने चाहिए, और जहां तीनों ऑल है वहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सी का सेकेंड, और सी का सेकेंड सिर्फ एक में है और करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल, सम और सम, तो ए आई आई है ना, तो ए का 4। तो इस स्टेप से अपन कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगर आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इसकी भी शॉर्ट वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, probability sampling is unappropriated for qualitative research, and probability sampling helps to reduce the biasness in the sections of samples। ठीक है, तो probability sampling जो होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च बिल्कुल होती है, क्योंकि देखो क्वांटिटी नापती है वो, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी हम वहां पर देखते हैं जहाँ हमको चीज अच्छी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी देखेंगे हम इसमें, है ना, नंबरिंग जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है वो बायसनेस को कम करती है, मतलब रैंडमली सिलेक्शन होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के यही चूज कर रहे हैं। तो दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ एक एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रही हूँ या ये वो। आप जानते हैं कि हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, तो मैं आपको सेम यही बताना चाहूंगी कि हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन पेपर को 60 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर ले, या उससे कम टाइम में कोशिश करें, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो मैं उस हिसाब से आपको जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct statement from the following. The capacity to think about the on thinking is metacognition. Yes, this is correct. Metacognition is instrumental in controlling our own cognitive and motivational process. Yes, this is also true. Teaching people how to learn seems from the idea of fostering a sense of agency and responsibility with the learner. ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मेटाकोग्निशन एनी हाउ डज नॉट हेल्प इन टीचिंग पीपल्स हाउ टू लर्न, ये थोड़ा मिस्टेक में लग रहा है। मेटाकोग्निशन, नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन आर रिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो 5 स्टेटमेंट है, इन 5 में से खाली मुझे एक ही स्टेटमेंट है जो नोट वाला यानी नेगेटिव दिख रहा है। तो हम अगर डी को हटाएंगे कि डी तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर शायद निकल जाए। देखो डी होगा तो नहीं होगा, तो ए हट गया, बी हट गया और सी हट गया, बचा कौन सा, डी। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन को हमको सिर्फ ट्रिक से सोल्व करना है, हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए आपको डिसेंडिंग करना ही पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पर हम 2 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो फ्रैक्शन 0.4 निकलता है, 0.3 और सो ऑन। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ही आ जाएगा, है ना। हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन के अंदर आते हैं। आप खुद से इनको सॉल्व करने का कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी।
दैट, देखो हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पिछली बार पढ़ा था, अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्टडी, entail a deductive approach to the relationship between the theory, has incorporate the practice and norms of the natural scientific model, embodies view of social reality as a consultancy shifting emergent property of individual creation, embodies a view of social reality as an external objective reality. आई थिंक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो इसको एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं तो बेहतर होगा कि गुणात्मक अनुसंधान में एक अनुसंधान रणनीति के रूप में माना जा सकता है कि सामाजिक वास्तविकता के एक दृष्टिकोण को व्यक्ति के निर्माण की लगातार बदलती हुई उभरती हुई संपत्ति के रूप में मूर्त रूप देता है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी कोई चीज, मतलब हम अगर क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वहां हम सोशल रियलिटी की बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, तो देखो अगर मैं बात करूँ क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो इसके अंदर हम इस टाइप के मेथड से आ सकते हैं कि इंटरव्यू, जिसमें फोकस ग्रुप या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं। ये इसके की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following levels of communication in the sequential order of the complexity begins with the most personal। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्सनल वाला पहले रखेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूँ इंट्रा पर्सनल की, दैट मीन्स हम अगर ध्यान करते हैं तो, या हम प्रे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना। इसके बाद आता है इंट्रा पर्सनल फर्स्ट यानी डी, फिर इंटरपर्सनल, है ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा बी। तो दो ऑप्शन में बी दे रखा है। इसके बाद आएगा हमारे पास इंट्रा ग्रुप, है ना, क्योंकि इंट्रा वर्ड सबसे पहले हमारे लिए प्रायोरिटी देगा। फिर इसके बाद आएगा सी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा इंट्रा पर्सनल, है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सोचेंगे खुद, सेल्फ मोटिवेशन। जैसे कि इंटरपर्सनल यानी दो लोगों में अगर बातचीत हो रही है, तो इंट्रा ग्रुप क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एक ग्रुप या टीम मीटिंग, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कह सकते हैं। इंटर ग्रुप क्या हो जाएगा, इंटर ग्रुप यानी कि एक डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, है ना, इंटरेक्शन होता है जिनके साथ। और इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन आप समझ सकते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन किस टाइप से हो सकता है कि जैसे हम पब्लिकली बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, ठीक है, इस टाइप से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स किस किस को कौन से एरर को कम करती है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी की बात करूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई ट्रिक नहीं, आपको इसको सिंपली फैक्ट एज ए फैक्ट याद रखना पड़ेगा। सो रिलायबिलिटी फर्स्ट है, तो रिलायबिलिटी किसको बोलेंगे कि मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल एरर को कम करती है। इसको याद रखने की ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि आर, और हमारे वेरिएबल में भी आर कीवर्ड है ना, आर वर्ड है। वैलिडिटी हमेशा ध्यान रखना कि कांस्टेंट एरर को कम करती है। ऑब्जेक्टिविटी, है ना, वी कैन से दैट ऑब्जेक्टिविटी इज मिनिमाइजेशन ऑफ पर्सनल एरर, है ना, क्योंकि पर्सनल लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इस स्टेप से आप ध्यान रख सकते हैं। और डी, ऑप्शन नंबर डी, विच इज मिनिमाइजेशन ऑफ इंटरप्रेटिव एरर, यानी कि एन से आप नॉर्म से एन को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड और बी का सेकेंड। तो करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ टोटल सोलर पावर एज अगस्त 2025। तो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है कि कब कब सोलर पावर अगस्त में इंस्टॉल हुए। तो सबसे फर्स्ट लेकर मैं बात करूं तो राजस्थान में, एंड देन गुजरात, यानी कि बी ए, ठीक है, बी ए डी सी, BACD। ठीक है, तो राजस्थान में हुए, उसके बाद किस में हुए, गुजरात में हुए, उसके बाद किस में हुए, महाराष्ट्र में हुए, एंड देन तमिलनाडु में। ठीक है, तो आपको ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो हर टू स्टेटमेंट्स, है ना, हमको एसर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए हुए। इन इंडियन लॉजिक आर मटेरियल फैलेसीज कॉल्ड हेतवाभास, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। In a fallacious inference anumana, the middle term appears to be reason, but it's not valid reason. So this is also correct, है ना। दोनों ही assertion reason correct है, क्योंकि जब एक में हेतवाभास के बारे में बताया है और दूसरे में
मानक के बारे में, और दोनों ही इंडियन लॉजिक का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेड डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? इंटरजेनरेशनल इक्वालिटी रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ इन्वायरमेंट, रिडक्शन इन सोसाइटी यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर इसके ऊपर हिंदी में भी हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में हम इसमें देखते हैं समाज में प्राकृतिक संसाधनों का भी न्यायिक संगत वितरण करते हैं, ठीक है, और गैर नवीन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समाज में उपयोग में कमी, इसके बारे में भी हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये बनाया गया है। पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक विकास नहीं, ये वाला पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम सी को हटा देंगे तो ए बी डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले अगर देखो मैं बात करूँ ABCID सबसे आखिरी में आई है, तो हम लास्ट में देखेंगे तो इससे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इससे पहले देखो सबसे पहले आई थी कोरस्पॉन्डिंग एजुकेशन, ठीक है, तो अगर डी मेरे को एक ही में मिल, सॉरी डी सी है ना, देखो सबसे पहले आ जाएगा सी, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एजुकेशन, और इसके बाद आ जाएगा डिस्टेंस एजुकेशन। और डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑल्सो, मतलब अगर डिस्टेंस एजुकेशन ही तो स्वयं और मुख से ना, तो उसके बाद सी के बाद ए आना चाहिए, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एजुकेशन बहुत पहले स्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद आया डिस्टेंस एजुकेशन, उसके बाद आया ओपन एजुकेशन, फिर स्वयं मुख, क्योंकि डिस्टेंस ओपन एजुकेशन ही ऑल्सो कॉल्ड स्वयं मुख, और क्रेडिट अभी लास्ट में सबसे NEP 2020 का एक पार्ट है। नेक्स्ट लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दे रखी, डिजिटल की, स्पेशल कैरेक्टर कीज, नॉन प्रिंटेबल कीज और फंक्शनल की। तो फंक्शनल की हम जानते हैं डी का थर्ड, दो ऑप्शन हट गए, ठीक है। डिजिटल की स्पेशल कैरेक्टर की ये दिख रहे हैं हमको, तो बी का फोर्थ, सो करेक्ट आंसर इज ये। और ए का सेकंड यानी डिजिटल कीज क्या हो जाएंगी? न्यूमेरिक कीपैड्स जो इसमें आते हैं, और नॉन प्रिंटेबल मतलब बैक स्पेस रिटर्न, ये सब नॉन प्रिंटेबल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग पावर। तो सबसे हमको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है इसको, तो सबसे पहले हमारे पास आया था सुपर कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया था मेन फ्रेम, तो बी ए, फिर आया था हमारे पास मिनी CD, है ना, और फिर आया था माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट जापान में सबसे पहले IBM के द्वारा किया गया था, फिर मेन फ्रेम है ना जो कि पावरफुल है ऑल्सो, फिर मिनी कंप्यूटर आया, और उसके बाद क्या है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम PC भी बोलते हैं। और इनके ईयर नेक्स्ट टाइम हम जरूर देखेंगे, इनके ईयर याद करना IMP, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ईयर से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल एबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्नर। इनमें से कौन सा बिहेवियर एबिलिटी है जो किससे जुड़ा है? अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्नर से। तो बिहेवियर मतलब क्या कि उसका कैरेक्टराइजेशन करना, तो ये इसका करेक्ट, इसको हिंदी में भी आप हिंदी में भी समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक क्षमता शिक्षार्थी की भावनात्मक से जुड़ी है? तो चरित्रीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड दैट passes through the landfill and that has extracted dissolved and suspected matter from it is called, तो बोलते हैं हम लेक लेक लीचेट उस तरल पदार्थ को कहते हैं जो लैंडफिल से होकर गुजरता है और लैंडफिल के भीतर मौजूद कचरे से घुले हुए और निलंबित पदार्थों को एकत्रित करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का लिक्विड होता है। और अगर मैं दूसरे की बात करूं, ठीक है, तो और क्या बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, जो हैवी, जिसमें हैवी मटेरियल्स और माइक्रो बायोपैथोजेंस भी होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली रेन वाटर में मिल सकता है हमें,
वेस्ट मटेरियल में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 436 252 एंड 1260, ये मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं सॉल्यूशन दूं तो 436 है, 252 और 1260 है ना। अब हमको क्या करना है कि टर्म n-1 इंटू मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 दे रखा है, 4 इंटू 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगा 36 आ जाए तो 9, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया 9। अब इससे अगर हम एक कम जाएंगे, मतलब 2 कम जाते हैं तो 7, 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा 252, फिर 7 से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इसी प्रकार से हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नेक्स्ट आएगा 3780 उसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर नेक्स्ट और पूछता तो हमारा आंसर एज इट इज लास्ट वाला आ जाता। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग पी वैल्यूज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। तो अगर मैं पी वैल्यू की बात करूँ तो लोअर लेवल सबसे कम लेवल पे सिग्निफिकेंस पे क्या आ जाएगा ए, है ना 0.001, फिर सेकेंड पे क्या आ जाएगा 0.001 यानी कि डी, तो ए और डी फिर भी, है ना, फिर क्या आ जाएगा 0.01 बी, फिर क्या आ जाएगा 0.05 और देन 0.1। ठीक है, तो हमको इस टाइप से इसको ध्यान में रखना है। Which of the following principles are true for typically communication process, है ना, communication process क्या हो जाएंगे, communication message are both verbal and non-verbal, yes. The communication process does not involve the mutual influence. Communication message can be intentionally or unintentionally. Communication process is both complex and subtle. इसको हिंदी में समझते हैं, संचार संदेश मौखिक और गैर मौखिक दोनों होते, ये तो होना ही चाहिए। और सी इज ऑल्सो सूक्ष्म और इंग्लिश। देखो, अगर मैं बात करूं बी जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, तो हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ACD। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट कैलकुलेशन अंडर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF ओवरऑल, so for the purpose of the credit calculation under the NCRF overall one credit is equal to 30 notational learning hours। क्योंकि अगर मैं बात करूँ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की, तो इसमें अगर एक क्रेडिट के बराबर कितना होता है 30 मतलब हमको लर्निंग आवर्स लेने होते हैं। ठीक है, ये इनके फ्रेमवर्क्स हैं, हम देख सकते हैं, जिसमें अंदर लेक्चर, सेल्फ स्टडी, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स भी ऐसी एक्टिविटीज को प्रेफर किया जाता है, जो कि NEP के द्वारा बताया गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इस टाइप की स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ए और बी सब में दे रखा है। अगर मैं डी को फाइंड आउट या सी को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेती, तो अगर सी हमारा करेक्ट होगा तो हम डायरेक्टली इजीली बी और सी का आंसर लगा देंगे, या फिर हम डी, क्योंकि बी तो सब में दे रखा है तो डेफिनेटली बी को हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली हम हैंडल करेंगे, तो अगर अपन इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ए और बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट साबित होंगे, क्योंकि बी तो ऑलरेडी था ही सर। अब जब ए को निकालोगे तो ए बी करेक्ट होगा, और वहीं सी जो है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सी का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दे रखा है, जब हम इसमें के कांस्टेंट ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। यहाँ पर 6 आ रही थी और इसने 8 दे रखा था, जो कि नॉट इक्वल है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेम अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 0.09 नहीं है, 0.018 है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, emphasis on the conceptual understanding, promoting translingualism and power of language, respect for diversity and local context। सो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को मतलब प्रायोरिटी दी गई है, कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग को भी दी गई है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट को भी दी गई है। लेकिन वहीं हम बात करें तो यहाँ पे अंतरभाषाई कुछ उनको बिल्कुल भी नहीं कहा गया इसमें कुछ भी,
तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग जा रहा है इससे, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, बाकी सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे रिसर्च ऑन अ सैंपल एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। तो जब भी हम सैंपल सर्वे रिसर्च करते हैं एक सिंगल पॉइंट इन टाइम पे, तो उसी टाइम पर हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को बोलते हैं, क्योंकि ये इसी के कीवर्ड्स हैं कि एक सैंपल पॉपुलेशन होता है एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम, और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम फोकस करते हैं, करंट सिचुएशन पे बेस्ड होता है ये। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन लेना, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, हेल्थ की कंडीशन या उसका बिहेवियर एट अ टाइम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements दे रखे हमको, a ROM is non-volatile memory and ROM does not lose its contents when power is switched off। yes, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और वो अपना इसीलिए क्योंकि वो अपना अपना कंटेंट नहीं खोती जब पावर स्विच ऑफ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी हमारे पास, विजुअल बेसिक, ठीक है, और फॉर्ट्रेन, कोबोल और C++ ये हमारी अलग लैंग्वेज हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किस लिए करते हैं, डिजाइनिंग के लिए करते हैं, है ना, इजी टू लर्न एंड यूज होती है, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं, जैसे कि क्लिकिंग बटन्स वगैरह बनाना जो हम VBA में स्पेशली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A train running at 54 km per hour takes 20 seconds to cross the platform and 15 seconds pass a man walking in the same distance, same direction at a speed of 6 km than the length of platform is। So, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले सेम डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में हम हमेशा स्पीड को माइनस करेंगे। सॉल्यूशन से समझते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी 54 किलोमीटर, लेकिन हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, तो हम इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा जो स्पीड ऑफ ट्रेन कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में। टाइम टेकन क्रॉस प्लेटफॉर्म 20 सेकेंड, टाइम टेकन क्रॉस द मैन 15 सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ मैन कितनी हो जाएगी 6 इंटू 5/100 5/18 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके अंदर, लेंथ ऑफ ट्रेन का क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू ट्रेन, रिलेटिव स्पीड वाइल क्रॉसिंग द मेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, हम डायरेक्ट नीचे आके कैलकुलेशन देखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम फॉर मेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 15, यानी रिलेटिव स्पीड कितनी दे रखी हमने अभी निकाली थी 15, ठीक है। 5/3 यानी कि टाइम फॉर मेन के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने निकाला था 5/3, और इंटू हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको टाइम टेकन क्रॉस द मेन 15 सेकेंड लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो अब जब इसका अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 200 मीटर। फिर अगर हमने यहाँ पर निकाली लेंथ ऑफ ट्रेन, अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए स्पीड इंटू टाइम फॉर प्लेटफॉर्म माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, तो स्पीड हमने निकाली 15 यहाँ पर थी, ठीक है, इंटू टाइम फॉर प्लेटफॉर्म गिवन है ऑलरेडी 20 सेकेंड्स, और हमने लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल ली 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 मीटर, और 100 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल हमको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ये मोस्टली आंसर क्वेश्चन है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो और इंटरवल, ये सारे हमसे पूछे जाते हैं। तो जब भी हम नॉमिनल की बात करते हैं तो ये सिर्फ कैटेगरी के बारे में बात करता है, ठीक है, तो ए का थर्ड है ना, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना। अगर मैं बात करूं बी की ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल कहाँ से जाता है, लीस्ट टू मोस्ट लो, है ना, मतलब यहाँ पे रैंकिंग को डिफाइन करते, तो बी का फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। सी का रेशियो क्या बोलता है, हमेशा प्रॉपर्टीज को बताता है रिसर्चर की, और डी प्रिसाइसली हाउ फॉर अपार्ट द आइटम्स आर। अगर इसको एक अच्छे से समझे तो नॉमिनल ऑर्डर को बताता है या रैंकिंग प्रेजेंट होती है, ऑर्डिनल में रैंक तो होती है, साथ में डिस्टेंस को भी बताता है, रेशो एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू को बताता है, इंटरवल क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है, डिफरेंसेस को बताता है, जो कि हम बार चार्ट या रेशो में रेंज को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। Arrange the following psychomotor domains of development from the simple level of more complex one.
ए और डी में से एक आंसर होना चाहिए ना। सबसे पहला देख लेते हैं, तो देखो प्रिसेप्शन यानी कुछ ग्रहण करना, लेना, ठीक है? कोई भी हम आइडिया लेते हैं या कोई भी चीज़ हम किसी से प्राप्त करते हैं, दैट इज़ प्रिसेप्शन। तो ए फर्स्टली हो जाएगा। तो ए और ये आखिरी में जिसके हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में दे ही नहीं रखा है। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है प्रिसेप्शन, फिर सेट करेंगे, गाइडेड रिस्पॉन्स करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे और कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? ये साइकोमोटर डोमेन्स के कुछ डेवलपमेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से हमको कौन से ट्रू देखने हैं? तो देखो AA2 कमिट्स द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, आगे के सारे सेम दर के तो हम इनको अवॉइड करेंगे क्योंकि इनमें पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। IO3 EIO3 commits the fallacy of four terms, AA1 commits no fallacy, EAA commits no fallacy। So सबसे पहली बात कि AA2 हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हैं कि एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हम इनवैलिड बता चुके हैं, हमने वहाँ पे सीखा है ये चीज़। तो ऑप्शन ए बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स ए और डी ऑप्शन गलत है, ठीक है? स्टेटमेंट फर्स्ट ए गलत हो गया। नाउ EAO कमिट्स द फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, तो कभी भी हम अगर इसकी बात करें तो इनमें फोर टर्म्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें सिर्फ मोर देन 3 नहीं होती, खाली 3 हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पे पता है कि 4 टर्म्स अकर व्हेन सिलोजिस्ट कंटेंट मोर देन 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स, है ना? 3 डिस्टिंक्ट टर्म होनी ही चाहिए, 4 नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, इसने बोला है देखो एग्जैक्टली 3 टर्म्स, ठीक है? सो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको टाइप्स ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन दे रखे और उसके एग्जाम्पल दे रखे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम हिंदी में समझते हैं जिससे हमें बेहतर समझ में आएगा। देखो शारीरिक कोई शोर है, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सेमेंटिक, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ सेमेंटिक की, तो सेमेंटिक में जहां तक समझती हूँ कि सेमेंटिक का एम जो है वो मीनिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि उसका शब्द का समझ नहीं आना। तो डी का हमारा फर्स्ट हो जाना चाहिए। तो ए और बी में से ए बी डी में से आंसर होना चाहिए ना। शारीरिक, है ना? शारीरिक मतलब क्या होता है? थकान, है ना? थकान कह सकते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है? ए का सेकेंड और डी का फर्स्ट ना। अगर मैं बात करूं भौतिक की, तो फिजिकली क्या होता है? तेज रोशनी, ये भौतिक है। और मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकली तो क्या हो जाएगा हमारा? पूर्वाग्रह मतलब, है ना? तो यहाँ पर हमारे इस टाइप से इसने दे रखा है, ये सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हमको एसर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए हैं कि लीडर इन हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीट द टोन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस। बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है, पॉजिटिव समझ में आ रहा है कि हायर एजुकेशन के जो लीडर होते हैं वो एकेडमिक और रिसर्च एक्सीलेंस होते हैं, ठीक है? इफेक्टिव लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन। तो इफेक्टिव लीडरशिप बहुत जरूरी होती है, किसके लिए? एलोकेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, किसके? हायर एजुकेशन के लिए। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, प्लान पब्लिसिटी दैट स्प्रेड्स स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली बाय द वर्ड ऑफ माउथ बट ऑल्सो बाय सोशल नेटवर्क साइट्स थ्रू आउट अ पोटेंशियल मीडिया कंज्यूमर मार्केट रेफर्स। यानी कि कोई भी पब्लिसिटी करना किसके थ्रू? या तो हम हमारे मुंह से बोले के शब्दों से कर रहे हैं या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या होती है? वायरल एडवर्टाइजमेंट, हम नहीं बोलते वीडियो वायरल हो गई, ये हो गई, तो हम किसी बोली के थ्रू ऐसी चीज़ें करते हैं या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू करते हैं, तो ये हमारा वायरल एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको पैसेज गिवन है, इस पैसेज को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप हम क्वेश्चंस को देखें और फिर उसके बाद अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। सो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि सिलेक्ट द स्किल विच वुड बी द बेस्ट वन, फास्ट चार्जिंग रैपिड लर्निंग एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आपकी स्क्रीनिंग एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप जल्दी से फास्ट चार्जिंग एंड रैपिड लर्निंग को ढूंढे। तो अगर किसी के बीच में डैश लगाए तो वो आसान होगा ढूंढना, तो ढूंढो फटाफट। देखो यहाँ फर्स्ट लाइन में बिल्कुल डैश नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। हाँ सॉफ्ट वियर्ड है, लेकिन ये हमारा करेक्ट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट फटाफट स्क्रीनिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ मिला मुझे फास्ट चार्जिंग, है ना? और एक यहाँ पर है। तो फास्ट चार्जिंग किसके लिए होती है? यहाँ पे देखो इसने बोला आइडेशनल फ्लुएंसी इज एन एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फॉर ऑफ एनीवन वर्किंग इन फास्ट चार्जिंग रैपिड लर्निंग एनवायरनमेंट द काइंड इंक्रीजली इनकाउंटेड टुडे। हमको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है? आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो ज्यादा वक्त बर्बाद होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वर्ड ऑफ सीमलेसली कैन बी, सीमलेसली मतलब क्या होता है? तो देखो अगर मैं बात करूँ हिंदी मीनिंग की, तो सीमलेसली इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी ये दे रखा है कि तेजी से, धीरे धीरे, सुचारू रूप से और शालीनता से। तो देखो अगर स्पीडली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, स्लोली, स्मूथली, इसका करेक्ट आंसर स्मूथली होना चाहिए, स्मूथली होगा, ठीक है। तो या ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको फंस सकते हैं, बट आप इन पे ध्यान ना दे तो बेहतर है। हाँ, इसमें हम तुक्का लगा सकते हैं, गेस वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिशनल फ्लुएंसी इन द पैसेज इज डिफाइंड। देखो हमने पढ़ा था आइडेंटिशनल फ्लुएंसी लास्ट में था, इज अ डिफरेंट एट्रीब्यूट, ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी, लेकिन इसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इस टाइप से कुछ, है ना। तो हम और देखते हैं कि ये कहाँ पर दे रखा है हमको, इसी वाले पैराग्राफ में होना चाहिए कहीं कहीं, ठीक है। ये रहा, आइडेंटिशनल फ्लुएंसी योर एबिलिटी टू स्विच बिटवीन द आइडिया सीट्स दैट मे बी अपोज्ड और कॉन्ट्रैक्टरी, है ना। तो देखो द एबिलिटी टू स्विच बिटवीन द कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया सेट, है ना। तो हमको यहाँ पे ये मिल गया, तो हमें क्या पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, है ना। यहाँ पे हमारा विजन बहुत वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज माइक्रो मास्टरी रेफर्स टू, फटाफट माइक्रो मास्टरी ढूंढना है। तो हम, मैंने जहां तक पढ़ा है कि फर्स्ट वाले में जब हमने देखा था तो माइक्रो मास्टरी नहीं था। सेकंड पैराग्राफ की तरफ स्विच करते हैं, तो ये माइक्रो मास्टरी इनेबल्स यू एक्सपेरिमेंट एंड यूज ऑफ फास्ट एरे ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज, है ना। क्या बोल रहा है? डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे बोल रहा है, और देखो यहाँ पे भी बोल रहा है ये कि इंक्रीज द, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पर मास्टर और बोथ ये सब कुछ नहीं बोला है, पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं बोला। एप्टीट्यूड टू लर्न बेटर ये भी नहीं बोला है, मास्टर फॉर बोथ बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेरिमेंट टू अप्लाई डाइवर्स लर्निंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पर देखो लर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में इसने बताया था कि डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट बिकम्स एन एक्सक्यूज टू नॉट लर्न समथिंग न्यू, है ना। क्या एक्सक्यूज देते हैं कि हमको नया नहीं सीखना है? तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, तो जब हम, अगर हम यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ फर्स्ट पे थोड़ा सा गौर करेंगे, तो यहाँ पर लर्निंग स्टाइल के बारे में बात करिए, तो कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि लर्निंग स्टाइल सबकी डिफरेंट होती है। इफ यू डोंट लर्न यूजिंग योर प्रेफर्ड स्टाइल यू विल फेल टू एक्वायर द नॉलेज। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की लर्निंग स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हर पर्सन अलग है, हर का पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि देखो प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी पर्सन की चीजें अलग अलग होती है ना। रेशनल आइडेंटिटी, माना कि इस क्वेश्चन में हमको इसकी बात करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर का आंसर यही होगा। माइक्रो मास्टरी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिक लर्निंग स्टाइल हर पर्सन का अपना अपना होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे इसमें पूछे। और लास्ट थिंग मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जो सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत फटाफट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सारे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। सो इसका रीज़न ये है कि देखो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम उसी समय में 60 मिनट 50 मिनट में कैसे हम पेपर 1 को सॉल्व करें, 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो मैंने वही ट्राई किया है। हमको यहाँ पर डीपली नहीं समझना है, हमको सिर्फ आंसर समझना है कि हम कैसे क्वेश्चन को के समझें और उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, है ना। सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई है। आगे सारे पेपर जो आएंगे उसमें भी मैं आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूंगी। अगर मैंने कुछ गलत बोला है या मैंने कुछ गलत समझा है तो प्लीज मुझे करेक्ट करें। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए फॉलो करें ट्रिकीफाई सीएस।